नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों पर चर्चा करते हैं। हर बार ये बात मैं आपको याद दिलाती हूँ। और देखा जाए तो अगर हमारी जीवन शैली अच्छी है तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उसका इलाज भी, क्योंकि हम काफी प्रगति कर चुके हैं, इलाज भी मुहैया है। लेकिन वो बीमारियां जिसका संबंध सीधा सीधा जीवन शैली से है, तो जरूरत हो जाती है हमारा खुद का सजग होना कि हम अपनी जीवन शैली को ऐसा रखें जिससे ये बीमारियां होने ही ना पाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है जागरूक होना और जानकारी होना। और इसीलिए आज हम इस काम में डॉक्टर साहब की मदद लेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमने विषय से अवगत कराया है हमारे दर्शकों को, जीवन शैली हमारे स्वास्थ्य की में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर सही जीवन शैली है तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने पाएगी, काफी हद तक बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी है ये जानना कि आखिर सही जीवन शैली है क्या। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं, क्या और किस तरीके की गलतियां करते पाते हैं? क्या बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बात होती है जो आपको बहुत अखरती हो और देख के लगता हो ये तो बहुत गलत हो रहा है? नंदिनी जी, सबसे पहले आपने पूछा कि एक अच्छी जीवन शैली क्या हो, जी, क्या होनी चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हर एज ग्रुप के व्यक्ति के लिए अलग अलग एज में अलग अलग स्तर पर हमें अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने चाहिए, ताकि वो एक हेल्दी, एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकें। बीमारियां उनके जीवन में पनपने ना पाए, उनके पास फटकने ना पाए। तो केवल ये कहना कि क्या क्या चीज एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी है, बड़ा कठिन प्रश्न है। जी, जी। मैं कहता हूं हर इंडिविजुअल के लिए एक बेहतर लाइफ स्टाइल, एक बेहतर दिनचर्या उसकी आरोग्यता के लिए आवश्यक है। लेकिन ये लाइफ स्टाइल क्या हो, ये उसकी सामाजिक परिस्थिति, उसकी कार्यशैली, उसकी जीवन की अन्य दूसरी और व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ इसका जवाब होता है, जो कोई अच्छे आयुर्वेदाचार्य के सानिध्य में जाके हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सामान्यतः हमें दिनचर्या में सूर्योदय के समय उठ जाना चाहिए। शौचादि से निवृत्त होकर 10 से 20 मिनट तक योगाभ्यास करें, यौगिक आसन करें। और आप चाहे व्यवसायी हों, चाहे नौकर पेशा हों, आपको घर में 1-1.5 घंटे प्रातःकाल जरूर काम करना चाहिए, ताकि आपका शरीर एक्टिव रहे, आपका मन मस्तिष्क फर्टाइल बना रहे। जी, जी। इसके बाद सात्विक भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, पैक्ड आहार, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, ये चीजें यथासंभव अवॉइड करें। प्राकृतिक रूप से जो दाल सब्जी घर में बनती है, बिना तेल मसाले या बहुत कम तेल मसालों के साथ ऐसे आहार का सेवन करें। बार बार ना खाएं, संयमित रहें। खाना खा के उठे, किसी ने दिखा दिया कि रबड़ी खाना है, वो भी खा ली। भूख नहीं थी, शरीर की जरूरत नहीं थी, तब भी खा ली। तो संयमित आहार हो। शाम के समय आप फलाहार करें। सर्दी के मौसम में विभिन्न प्रकार के फल आते हैं, विभिन्न प्रकार की सब्जियां आती हैं। ताज़ा सूप, अगर चाय को रिप्लेस करना है तो गर्मा गर्म आप सूप पी सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर ये स्पष्ट करना चाहूँगा
कि किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन आपकी अच्छी सेहत के लिए उचित नहीं है, उससे बचना है। और रात्रि में वक्त पर सोने की कोशिश करिए। बहुत से लोग नंदिनी जी ऐसा कहते हैं कि हम लेट भी जाएं तो नींद नहीं आती। मैं कहता हूँ कि आप लेट जाइए, 1 दिन, 2 दिन, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह अपने क्रम को जारी रखें। आप अनिद्रा पर विजय प्राप्त कर लेंगे और निद्रा आएगी। जी। आपको हारना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। 1-2 दिन ऐसा करने से लोग विमुख हो जाते हैं, बोले नींद ही नहीं आती, फिर वही गलत दिनचर्या को शुरू कर देते हैं। रात्रि में देर तक जगना, सुबह देर से तक सोते रहना, ये अच्छी सेहत के लिए बहुत ही खराब चीज है। बिल्कुल, अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है ये और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार को हम समय पर सोने का तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आदत जो देर से उठने की पड़ चुकी है, ये कहीं न कहीं सँभलती नहीं है। रोज़ाना हम प्रण करते हैं कि सुबह वक़्त पर उठेंगे, सही समय पर उठेंगे, लेकिन नींद है कि खुलने का नाम नहीं लेती। इस पर क्या कहेंगे? नंदिनी जी, अगर हम संयमित जीवन जिएंगे, वक्त पर सो जाएंगे, तो 6 से 7, साढ़े 7 घंटे में स्वाभाविक रूप से नींद खुल जाएगी, क्योंकि मन मस्तिष्क पूर्ण विश्राम की स्थिति से वापस आना चाहेगा। लेकिन पुरानी आदतें कुछ समय तक कष्ट देती हैं कि 8.5 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, तब भी व्यक्ति सो रहा है। लेकिन सत्यता की बात, एक ऐसी बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं जो सब जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। 6 से 7 घंटे नींद होने के बाद व्यक्ति अर्ध निद्रा में आता है, पूर्ण निद्रा से वापस आ जाता है, आधा जगा हुआ होता है, वो घड़ी देख लेता है, फिर रजाई ओढ़ लेता है, जी। फिर आधी घंटे बाद ठिठुरता रहता है, रजाई से मुंह से देख लेता है, मुंह खोल के कि फादर उठ गए हैं और लोग उठ गए हैं, फिर बोले अभी उठता हूं। आलस, आलस, ये ज्यादातर लोगों की चीज, ये बीमारी का कारक है। लेकिन अधिकतम लोग इससे पीड़ित होते हैं, स्वीकार नहीं करते। घर वाले भी कहते हैं अभी तो सो रहा है बेटा, अभी बेटी सो रही है। ये गलत है। आप जब अर्ध निद्रा में हो, अर्ध निद्रा हमेशा नकारात्मक चिंतन की तरफ लाती है, क्योंकि अर्ध निद्रा में हमारा दिमाग क्रियाशील हो जाता है और अनावश्यक चीजें, फालतू चीजों में लग जाता है, निगेटिविटी की तरफ चिंतन बढ़ जाता है, जो भविष्य में नुकसानदायक है। इसलिए कभी भी जो हमारे दर्शक सुबह उठ गए, बहुत से तो दर्शक नंदिनी जी ऐसे हैं, सुबह उठे, फ्रेश हो गए, फिर रजाई तान के सो गए, जी जी, दोबारा सोने की कोशिश ना करें। अर्ध चेतन अवस्था में जो हम आलस्यपूर्ण ढंग से नींद का बहाना बना के लेटे रहते हैं, आलसी स्वभाव के कारण, ये अति नुकसानदायक है। ऐसे कृत्य से बचें। बिल्कुल। तो ये तो हम जान चुके हैं कि अति नुकसानदायक है और निश्चित तौर पर अब जान चुके हैं, तो बचना ही सही उपाय होगा। वहीं बात अगर आने की जाए डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, जो वो मुख्य रूप से पहले तो सिर्फ बच्चों पर ही केंद्रित माना जाता था। बच्चे जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत करने लगे थे खेलने के लिए, हालांकि बड़े भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मैसेजेस कर रहे हैं या कुछ भी, मतलब ये कि समय का पता नहीं चलने पाता है कि उन्होंने कितना समय इन डिवाइसेस को दे दिया है। हालांकि बच्चों को भी अब रोकना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई भी काफ़ी हद तक इन डिवाइसेस पर डिपेंड हो गई है, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो या फिर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। ऐसे में क्या कुछ नुकसान, कितना नुकसान उन्हें, कितनी गति से नुकसान पहुंचता है इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करने पर, और अगर वो चाहे अन्य गतिविधि करना, तो किस तरीके की एक्टिविटी की आप सलाह देंगे? नंदिनी जी, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। जी। पहला चीज, मोबाइल
लैपटॉप या टैबलेट्स, इन पर जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं या गूगल से संबंधित दुनिया भर की एक्टिविटीज़ हैं, ये आज बच्चों की नहीं, बूढ़ों तक के लिए जीवन की बड़ी आवश्यकता बन गई है। जी। ये जरूरी चीज हो गई है। हम इसको इग्नोर करके आगे समाज में व्यवस्थित ढंग से जीवन नहीं जी सकते। आज इतनी जरूरी चीज ये बन गई। बिल्कुल। अब चूंकि ये जरूरी चीज हो गई है, नहीं तो हम समाज से कट जाएंगे। समाज की नई नई एक्टिविटीज, नई नई बातें, समाचार, इन सब से हम दूर हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। हम पूरी तरह अपने दर्शकों से ये कहते हैं आप जरूर जुड़ें, लेकिन 2-3 चीजों का ध्यान रखें कि कभी भी एक बार में 8 से 12 मिनट से ज्यादा मोबाइल मत चलाएं। जी। लैपटॉप 48 मिनट से 60 मिनट तक एक बार में चलाएं, क्योंकि जब मोबाइल चलाते हैं तो आंखों पर जबरदस्त जोर पड़ता है। हमारा मस्तिष्क की जो ज्ञान तंतु हैं वो प्रभावित होते हैं, हमारी मेमोरी लॉस होती है, हमारे अंदर उत्तेजना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि 12 मिनट से ज़्यादा एक बार में मोबाइल ना चलाएं, और जब एक बार मोबाइल चला लें तो कम से कम 1.5 घंटे बाद ही दोबारा उसे चलाएं। कॉल आने पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात मैं कर रहा हूं, उसमें सजगता रखें। बिल्कुल। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज कि जब हम मोबाइल से जिन मैसेज को, जो इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारी बगैर किसी गुरु के हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें हम एक सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उस इन्फॉर्मेशन को सही मान के आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे बुद्धि कोष में एक गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर देती है, जो भविष्य में हमारे सामान्य ज्ञान के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। साथ ही साथ विभिन्न मानसिक समस्याओं को भी जन्म दे सकती। बिल्कुल, यानी कि हर इन्फॉर्मेशन को जैसा आप समझ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो वैसा हो। एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है और जिस पर हमें ध्यान देते रहने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि हम इस बात को भी मान रहे हैं कि अब मोबाइल एक ज़रूरी हो गया है, हमारी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो गया है, तो आंखों पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है डॉक्टर साहब। और साथ ही शरीर में भी अक्सर शिकायतें आजकल सुनने को मिल रही हैं कि वो अब स्ट्रेचेबिलिटी नहीं रह गई है। बहुत कम उम्र में भी लोगों को अकड़न और जकड़न की परेशानी होती है। तो साथ साथ अगर आप कोई उपाय भी बता सकें आंखों के लिए और साथ ही अकड़न जकड़न के लिए। नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। जी। आंखों पर निश्चित रूप से बहुत बुरा प्रभाव होता है जो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप पर घंटों बैठ के काम करते हैं। साथ ही साथ हड्डियां, मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर पर जो काम करते हैं, लैपटॉप पर जो काम करते हैं, वो एसी रूम में करते हैं। और डबल, एक तो हम बैठे जी। लंबे समय तक बैठे तो मांसपेशियां, हड्डियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन इससे भी बुरी बात क्या होती है कि हम एसी रूम में बैठे तो मांसपेशियां और ज़्यादा अकड़ जाती हैं, जो भविष्य में ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी का कारक बन जाती हैं। अब बात इनसे कैसे बचें? जी। आँखों को रिलैक्स देने के लिए हम बहुत सहज उपाय बता रहे हैं उन लोगों को जो घंटों कंप्यूटर पर बैठ के काम करना उनकी मजबूरी है, उनका जॉब है, जिसको वो छोड़ नहीं सकते। क्या करने का है कि आप आँख बंद करके 30 सेकंड से 1 मिनट तक बैठ जाइए। आँख बंद करके, बिल्कुल आँख की पलकें यूँ बंद करके कुछ क्षण बैठ जाइए। कोई भी बात ना सोचें,
ताकि मस्तिष्क का तनाव आँखों के तनाव के साथ जुड़ ना पाए, रिलैक्स हो जाएंगे। 30 सेकंड भी अगर ऐसे बैठ लिए जी। तो आँखों पर जो दुष्प्रभाव हुआ है वह 30-40% प्रभाव कम डालेगा। 30 से 40% का फर्क आ जाएगा। जी हाँ। जी जी। दूसरा जो अकड़न होती है, आप पानी खूब पीते रहे। पानी पिएंगे तो शरीर के आंतरिक अंगों में खून का संचार बढ़ेगा, किडनी ब्लड के फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगा। यूरिनेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, पेशाब के लिए जाना पड़ेगा तो उठना पड़ेगा। आप खूब पानी पिएं, ये आंतरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखता है और आपको मजबूर करता है कि आप घंटे 1.5 घंटे में उठ जाएं। जी। और जब आप उठें तो दोनों पैर के पंजे के बल आ जाइए, जो अंगूठा और पैर की उंगलियां होती हैं इसके बल ऐसे एड़ियां उठा दीजिए, पूरी तरह एड़ियां उठा के पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच दीजिए। फिर धीरे से एड़ियां लाइए नीचे और एक बार फिर लंबा गहरा सांस भरते हुए पूरी तरह पंजे के बल आ जाएं और एड़ियां उठा दें, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींच दें। संभव हो तो दोनों हाथों को भी ऊपर की तरफ रख के खींच दें, लेकिन ऑफिस में ये संभव नहीं होगा। आप पंजे के बल जरूर आ सकते। 3-4 बार ये करें और फिर आप यूरिनेशन के लिए जाएं, लौट के आएं, फिर 1-1.5 घंटे के लिए आप काम करने के लिए शरीर को तैयार कर लिया है। रात्रि में जब घर पहुंचे तो निश्चित रूप से 15-20 मिनट एक्सरसाइज करें। जो अकड़न मांसपेशियों में आई है, जो हड्डियां जकड़ने लग गई हैं, उनको खोलना है, उनको दुरुस्त रखना है, उनको बीमार होने से रोकना है। इसलिए जो लोग कंप्यूटर पर वर्क ज़्यादा देर तक करते हैं, एयर कंडीशनड ऑफिस में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, वो लोग शाम के समय जरूर एक्सरसाइज करें। और जो लोग एसी में रात भर सोते हैं वो लोग सुबह 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज करें, 10-15 मिनट घर में झाड़ू लगाएं या घर का और काम करें, ताकि आपके शरीर के छोटे छोटे जोड़ भी क्रियाशील रहें। क्योंकि घर के छोटे छोटे काम करने से छोटे छोटे जोड़ एक्टिव होते हैं। ये शर्म का विषय नहीं है। जी जी। नंदिनी जी, बहुत से लोग सोचते हैं अरे हमारे घर में 4 नौकर हैं, हम झाड़ू लगाएंगे या हम ये काम कैसे कर सकते हैं। जी जी। मैं कहता हूं कि आप झाड़ू अपनी सेहत के लिए लगा रहे हैं। आप झाड़ू लगा रहे हैं, शरीर के अंदर जो बीमारियां इकट्ठी हो रही हैं, जो गंदगी इकट्ठी हो रही है, जो कष्ट का कारक बनने जा रही है, उसमें झाड़ू लगा रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं और शरीर को आंतरिक दृष्टि से स्वच्छ और निरोगी रखने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है और बहुत सारी आदतें बदलने की ज़रूरत होगी और इससे काम बन जाएगा। वहीं बात अगर की जाए पिछली चर्चा में, यानी कि अभी हम इस बातचीत के पहले आपने इस बात का भी जिक्र किया कि ये जो हमने आँख की परेशानी की बात की, ये तो फिजिकल परेशानी हो गई, अकड़न चकड़न भी फिजिकल हो गया, लेकिन मेमोरी लॉस की भी आपने बात की। कहीं ना कहीं जो याददाश्त की क्षमता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये कैसे पड़ता है, क्यों पड़ता है, और आजकल क्या यही वजह है कि कम उम्र में भी याददाश्त का कम होने की जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं? नंदिनी जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। आज जो आहार होता है इसमें मिनरल्स, विटामिन्स होते ही नहीं है। जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। जैसे गरम मसाले हैं, बहुत पाचक होते हैं, डाइजेस्टिव होते हैं, जी जी। हमारी पाचन तंत्र को सशक्त बनाते हैं, हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मजबूती देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, तेल में इनको जला के भुना के खाते हैं। जब ये जल जाते हैं तो इनके औषधि गुण खत्म। हम केवल गरम मसाला का जो जला हुआ जो विकृत स्वरूप है उसका सेवन कर रहे हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो रहे हैं। तो जो हम आहार का सेवन कर रहे हैं, घर का बना हुआ आहार जिसमें खूब बड़ी मात्रा में तेल है, मसाले हैं, जले हुए मसाले हैं, मिर्ची है और सुपर रिफाइंड मैदा की रोटियां,
जो आटा आजकल पैक्ड मिलता है, इसमें दोनों में अब आटा पैक मिला, उसमें दुनिया भर के केमिकल्स हैं, दुनिया भर के प्रिजर्वेटिव्स हैं, तभी तो वो सर्व आटा खराब नहीं होता। अब हम ये मैदा वाला फाइबर विहीन आटे की रोटी खा रहे हैं, जिसके मिनरल्स और विटामिन सब निकल गए हैं, फाइबर निकल गया है। भोजन में विकृत स्वरूप में हरी सब्जी को इतना तल दिया, भून दिया कि उसकी पौष्टिकता नष्ट हो गई, उसके मिनरल्स और विटामिन खत्म हो गए, कॉम्प्लेक्स नेचर का पदार्थ हो गया, उसको हम खाए जा रहे हैं। होता क्या है, अब हमारी मिनरल और विटामिन की कमी आई घर का खाना खाने से। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ नंदिनी जी जो बात बात पर ताना देते हैं हम तो घर का खाना खाते। अब बात दूसरी, जो फास्ट फूड खाते हैं वो तो गलत रास्ते पे हैं। वो तो साफ ये दोनों स्थितियां, यही कारण है कि इन दोनों स्थितियों से समाज में युवा वर्ग छोटी छोटी उम्र में मल्टीविटामिन खा रहे हैं, कैल्शियम खा रहे हैं, विटामिन ई खा रहे हैं। अरे क्यों, क्या जरूरत हुई? आप आहार से उस तत्व की पूर्ति करो। एक ग्रामीण है, एक किसान है, एक मजदूर है, वो कौन सा विटामिन खाता है, कौन सा कैल्शियम खाता है, लेकिन उसकी सेहत सही रहती है, हार्ट मजबूत रहता है। हम लोग जो विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं उनके आर्टरीज में ब्लॉकेज होता है, उन्हें दुनिया भर की बीमारियां और समस्याएं होती हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, दवाई के भरोसे, मिनरल्स और विटामिन्स के भरोसे अपनी सेहत को अच्छे रखने का भ्रम मत पालें। अच्छी डाइट लें, नेचुरल डाइट लें, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें। अपने भोजन में परिवर्तन करें, अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करें। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं और अब हम ये जान रहे हैं कि किस किस तरीके के परिवर्तन हमें दिनचर्या में करनी है अपनी, क्योंकि बात दिनचर्या से ही शुरू हुई थी। और भी बहुत सारे सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी जिनके जवाब आप तक पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो जीवन शैली से संबंधित समस्याएं हैं वो क्या क्या हो सकती हैं और कैसे इन समस्याओं से पार पाया जाए। बहुत सारी जानकारी हमने डॉक्टर साहब से जुटाई और आप तक पहुंचाई, और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर साहब, परेशानियां तो हैं ही और बात हो ही रही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो लगती बड़ी मामूली हैं लेकिन दिक्कत बहुत देती हैं। बात अगर बच्चों की जाए तो सबसे बड़ी चुनौती एक अच्छी जीवन शैली के लिए सुबह जल्दी सोकर उठना। लेकिन बच्चा है कि सो के उठना ही नहीं चाहता है, जल्दी सोकर ही नहीं उठता है। अगर स्कूल जाने का जो वक्त है उससे महज 10 मिनट पहले अगर सो करके उठ रहा है बड़ी मुश्किल से, तो इसे कैसे देखा जाए और ये कितनी बड़ी समस्या है? नंदिनी जी, आजकल बच्चे पढ़ाई के नाम पर बड़ा जबरदस्ती करते हैं। 2 बजे 3 बजे सोते हैं, पढ़ाई की जगह चाहे मोबाइल चला रहे हो जगते रहते हैं। सोने के लिए 2 बजे 1 बजे रात में जाते हैं तो सुबह तक नींद पूरा नहीं होता। कुछ बच्चे हैं जो जल्दी भी सो जाते हैं लेकिन सवेरे उठते उसी वक्त हैं जब उन्हें स्कूल जाना होता है। या बहुत सी ऐसी बिजनेसमैन हैं, सर्विसमैन हैं, वो बस अपने जाने के समय से आधा घंटा पहले उठेंगे, जल्दी जल्दी तैयार होंगे और भागेंगे। देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप रात्रि में विश्राम किए, सुबह उठ के शौचादि से निवृत्त हुए बगैर, आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए बगैर स्कूल जा रहे हैं, आप कि मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आंतों में मल इकट्ठा है। ये सड़ के गैस बनाएगा जो मन के अंदर भारीपन पैदा करेगा, आपकी एकाग्रता भंग करेगा, आपका मन उचट जाएगा, चंचल हो जाएगा। जी। ऐसे माँ बाप, ऐसे पेरेंट्स जो सोचते हैं बच्चा 2:30 बजे रात तक सोया है, थोड़ी देर और सो ले, थोड़ी देर और सो ले, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि बच्चे को 10 मिनट में 15 मिनट में कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। आप 15 मिनट पहले उठाते थे, उसके स्थान पर आधा घंटे पहले उठाइए, ताकि वो बच्चा
सहजता से फ्रेश हो, मंजन करे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो के स्नान आदि से प्रेम से नाश्ता करके अपने स्कूल के लिए जाए। इन सब कामों के लिए कम से कम आधा घंटा चाहिए। लेकिन घर के बड़े लोग गलती करते हैं और ये गलत आदत बच्चों की हो जाती है या बड़े लोगों की हो जाती है। जी। कैसे होती है? थोड़ी देर और सो लेने दो। जी। माँ कहती है, अरे बिजनेसमैन अगर लड़का है तो कहती है, अरे दिन भर दुकान पे काम करता है, थोड़ा और आराम कर लेने दो, फिर तो बैल की तरह लगना है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये भावनाएं, ये लाड़ प्यार, ये अपनत्व की भावना कल एक बीमारी का कारक बन सकता है। उसको जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारियां हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी जॉइंट की डिसीजेज हैं, इन सब से पीड़ित होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। जी। इसलिए सुबह जो है सो के उठने का समय इतना जरूर रखें कि आप सहजता से, आसानी से, जल्दबाजी में नहीं, आराम से नित्य कर्म कर लें और बहुत शांतिपूर्व अपना नाश्ता कर लें। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ टाई बांध रही है, जूते के फीते बांध रही है, दादी उसको गिलास का दूध मुंह में पकड़ा रही है, बच्चा आधा छोड़ता है, आधा पीता है, भागता है। ये स्थिति किसी भी रूप में अच्छी नहीं है। अच्छे से अच्छे विद्यालय में, स्कूल में आप बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चा पास तो करता जाएगा, लेकिन जिस ऊंचाई के लिए, जिस उच्च कोट के व्यक्तित्व को के लिए आपने अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराया था, वो नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने ये बात कही, ये घर घर की कहानी हो जाती है, हर घर का ये एपिसोड होता है कि ऐसे ही सीन देखने को मिलते हैं। देखिए, अब हमें तो ये बात समझ में आ गई, लेकिन बच्चे को कैसे समझाया जाए? बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है, तो इसका भी कोई उपाय, कोई नुस्खा आप बताएंगे कि बच्चे को उठाना आसान हो जाए? नंदिनी जी, बच्चे को प्रेम पूर्वक समझाने की जरूरत है। उसकी मन मस्तिष्क में ये चीजें लाने की जरूरत है कि जो आप अप्राकृतिक आचरण कर रहे हैं, जो गलत दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, उसके रास्ते पे चल रहे हैं, ये भविष्य में आपको अस्वस्थ करेगी, बीमार करेगी, आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ेगा। एक तो ये समझाने की जरूरत है विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। और बच्चे आजकल वैसे भी पेरेंट्स से ज्यादा अपने को समझदार मानते हैं। एक बहुत बड़ा चलन चल गया है, पेरेंट्स को बेवकूफ मानेंगे, अपने को बहुत दुनिया का सबसे काबिल लोगों में गिनती करेंगे। ये अहंकार पूर्ण वातावरण पैदा हो गया है वर्तमान सामाजिक व्यवस्था। तो हमें बड़ों को क्या करना कि रात्रि में जैसे दूध देते हैं तो उसके साथ 4-5 मुनक्का, 3-4 अंजीर खिला दें। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, बच्चे को पौष्टिकता भी देंगी। इनके अंदर बड़ी मात्रा में उच्च कोटि का फाइबर होता है। ये सेवन करने के 5 से 7 घंटे के अंदर, 5 से 6.5-7 घंटे के अंदर जबरदस्त प्रेशर डेवलप करता है, तो बच्चे की आंख खुलेगी, बड़े की आंख खुलेगी, उसको जाना पड़ेगा नित्य कर्म के लिए। जी। तो हम ऐसे उपाय करें कि बच्चे को या घर के किसी भी मेंबर को, अगर सुबह पेट साफ, कई लोग तो ऐसे होते हैं नंदिनी जी, बोले साहब अभी सुबह पेट साफ ही नहीं होता, ये स्कूल से आता है तब इसका पेट साफ होता है। या बिजनेसमैन है,
बोले साहब जब ये शाम को घर लौटते हैं 8 बजे, तब एक गिलास गर्म पानी पी के शौच के लिए जाते हैं, फ्रेश होने सवेरे नहीं जाते। ये तो 20 साल का नियम है। ये नियम अप्राकृतिक है, ये गलत धारणा है, जिसको आपने एक गलत आचरण को नियम बना लिया है, जो बीमारियों का कारक है, जो दुख का कारक है, जो विभिन्न समस्याओं को पैदा करेगा। इसलिए हमें प्रकृति के सुझाए हुए, प्रकृति के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अपने मनमाने नियम, अपनी मनमानी आदतों को छोड़ना चाहिए, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें, एक आनंदपूर्ण जीवन जी सकें। बिल्कुल। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही डॉक्टर साहब। बात अगर की जाए आज की, देखिए गुस्सा आना या कम गुस्सा आना या नहीं आना स्वभाव भी होता है, लेकिन आज के युवाओं में और बच्चों में भी हम एग्रेशन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और जब सख्ती की जाती है, क्योंकि बच्चे हैं, ज़रूरत समझी जाती है कि सख्ती की जाए, इन्हें संभालना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें डिप्रेशन में जाते भी देखा जाता है। तो इन दो परेशानियों को आप क्या जोड़ करके देखते हैं, पाते हैं, या अगर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं हमारी लाइफस्टाइल में जिसके चलते ये दिक्कतें सामने आ रही हैं? नंदिनी जी, दिनचर्या में गलत ढंग से आचरण करना और आहार को अप्राकृतिक स्वरूप में सेवन करना, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के ही नहीं, घर के दूसरे और बड़े सदस्यों के लिए भी मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर रोग का कारक बन जाते हैं। जी। आज क्या स्थिति हो गई है, माँ दूसरों की नकल करके उसके बच्चे कोई महंगा पाउडर पी रहे हैं, बोले इसको दूध में मिलाने से ताकत आएगी, उसको दूसरे बड़े समृद्ध पैसे वाले लोगों की नकल करके अपने बच्चों को पिला रहे। अरे ये केमिकल युक्त आहार स्वाद के लिए है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। स्वास्थ्य के लिए तो है ताजे फल, हरी सब्जियां, प्राकृतिक स्वरूप में इनका सेवन बच्चे की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन हम लोग अच्छी चीजों को माइनस करते। अब जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं नंदिनी जी, अगर आपकी अनुमति हो जी तो। जरूर, बिल्कुल। हम चाय पीते हैं जी। चाय में दूध डाला जाता है, ठीक? जी। दूध क्या करता है, निकोटिन के और कैफीन के दुष्प्रभाव को काफी मात्रा में, काफी हद तक कम कर देता है। जी। लेकिन कई लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि चाय का पूरा नुकसान शरीर को क्यों नहीं हो रहा, आधा क्यों हो रहा। जी जी। ब्लैक टी पी रहे, जी हाँ। कैफीन के साथ नींबू, लेमन टी, सिट्रिक एसिड है, कैफीन के साथ एक पॉइजन बनाता है, एक जहर बनाता है, जो आपके लीवर को डैमेज करता है, जो आपके एंटायर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर। एक आप अच्छी चीज में खराब चीज, रबड़ी के अंदर बोले थोड़ी सी एक मुट्ठी बालू मिलानी है, एक मुट्ठी मिट्टी मिलानी, अरे ये चलेगा? बिल्कुल नहीं, गलत है जी। गलत है। ये बड़े लोगों की नकल करते हैं। बड़े लोग जल्दी रुपया कमाते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, और जो रुपया धन अर्जित करते हैं उसका बड़ा हिस्सा डॉक्टर्स और अस्पतालों को बीमारी के उपचार के लिए देते हैं, क्योंकि वो न तो दिनचर्या को संयमित रखते हैं, न आहार को प्राकृतिक रखते। उनका तो उद्देश्य केवल धनोपार्जन है, स्वसेहत पीछे। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि रुपया, धन अति आवश्यक है, लेकिन सबसे आवश्यक तो अच्छी सेहत है, अच्छा स्वास्थ्य है। इसलिए हमेशा अच्छे स्वास्थ्य को प्रमुखता दें। सेहत को प्रमुखता देने वाले लोग जीवन की एक एक सांस को आनंदपूर्ण ढंग से जीते हैं, और जो धन को प्रमुखता देते हैं उनकी एक एक सांस, धन, समृद्धि सब कुछ है, लेकिन एक एक सांस दुख,
कष्ट और तकलीफ की होती। पैसा अथाह है, चीनी नहीं खा सकते, मीठी मिठाई नहीं खा सकते क्योंकि डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, नमक नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तेल घी नहीं खा सकते, जी। कुछ नहीं खा सकते, पैसा है। इसलिए मेरा अपने दर्शकों से विनम्रता पूर्वक विनती है कि धन जीवन की आवश्यकताओं के लिए, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए अति आवश्यक चीज है, लेकिन सेहत की कीमत पर धन उचित नहीं है। सेहत को प्राथमिकता हर बुद्धिमान व्यक्ति को देनी चाहिए और आप भी ये संकल्प लें, ऐसा प्रयास करें। बिल्कुल। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं जानकारियों का पूरा लाभ उठाएंगे, बताई गई जानकारियों को अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में शुमार करेंगे। डॉक्टर साहब, माना जाता है कि जो चेहरा होता है वो हमारी सेहत का आईना होता है, हमारी सीरत का आईना होता है, लेकिन आजकल जो लाइफस्टाइल है हमारी, ये कहीं ना कहीं एक तरीके की दिक्कत आ रही है प्री एजिंग की, यानी कि उम्र से पहले ही उम्र दराज देखने की। मैं यहाँ पर सिर्फ दिखने की ही बात नहीं करूंगी, बल्कि कुछ ऐसी बीमारियां, परेशानियां भी सामने उन्हें फेस करनी पड़ती है जो पहले कभी उम्र दराज लोगों को हुआ करती थी, जैसे कि कमर में दर्द हो गया, घुटनों की परेशानी हो गई, ये उम्र से पहले ही देखने को मिल रहा है। तो प्री एजिंग आखिर क्या है और हमारी जीवन शैली से कैसे प्रभावित कर रही है? नंदिनी जी, जो पूर्व में हमने जवाब दिया था, शायद यही जवाब इस प्रश्न का है जी जी। कि हमें अप्राकृतिक आहार को और गलत दिनचर्या को, प्रकृति के बताए हुए रास्ते के विरुद्ध जो आचरण करते हैं, इनको छोड़ना होगा। इन पर जब हम चलते हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा तनाव, हमारा आहार जब खराब होता है तो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है, हमारा प्रॉपर एब्जॉर्बेशन और डाइजेशन नहीं हो पाता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवार के लोगों को, जिनके भोजन में सब कुछ है, नहीं खा पाते, पचाने की ताकत नहीं, उन्हें हमारे पास आते हैं कि साहब कुछ डाइजेस्टिव पिल्स दीजिए, लीवर को पावरफुल बनाने का दीजिए। मैं कहता हूं आप आहार में परिवर्तन करो, आप अपने आप को बदलो, दवाई की जरूरत नहीं। बिल्कुल। आप क्यों ऐसा आहार लेते हो जिसके लिए दवा खाने की जरूरत पड़े? आप पका पकाया, पचा पचाया आहार लो। आप एप्पल खाइए, बनाना खाइए, गुआवा खाइए, खूब हरे हरे सब्जियां आ रही हैं, भरपूर मात्रा में नाश्ते में लीजिए, लंच में लीजिए। तो अपनी दिनचर्या में बदलाव के साथ साथ हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा, तभी जो समय से पहले बुढ़ापा आने की समस्या है उससे बच सकते हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। क्योंकि तनाव हुआ, इधर मिनरल लेवल, विटामिन लेवल कम है, आयरन है ही नहीं, तो गाल एकदम पीले रखे हैं, मांसपेशियां अकड़न आ रही है, लूज हो गई, ढीली हो गई, मांसपेशियां लटक गई। तो आपकी उम्र 30 साल है, लोग अगर कह देते हैं आंटी जी नमस्ते, तो लगता है इसको एक चांटा मार दो। मैं कहता हूं कि ये आपको एक अल्टीमेटम है। वो आपका शुभचिंतक है जो कह रहा है आंटी जी नमस्ते, वो आपको बता रहा है कि आप आंटी जी के रास्ते पर चल रहे हो जी। नमस्ते होने लगा अभी से, जी। सुधर जाओ। और आप सुधरेंगे तो आपकी वास्तविक उम्र से भी कम उम्र के दिखाई देंगे। साथ ही साथ शरीर के अंदर की जो विभिन्न बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उनसे भी मुक्ति प्राप्त। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उपाय आप डॉक्टर साहब बता रहे हैं और एग्जाम्पल भी जिस तरीके से दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके की और किस दिशा में प्रयास करने की ज़रूरत है। तो जीवन शैली से संबंधित कुछ परेशानियों पर हमने बात की, लेकिन अब हालांकि ये समय विषय जो है बहुत ही लेंथी है, काफ़ी इस पर और भी बात की जा सकती है, लेकिन समय है इजाज़त नहीं दे रहा है। तो चलते चलते अब पारंपरिक तौर पर जो जीवन शैली से संबंधित डिजीज़ मानी जाती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, BP हो गया, इनको लेकर के क्या नुस्खे बताएंगे आप? नंदिनी जी, अगर डायबिटीज के मरीज हैं जी। तो गेहूं का जो भूसा होता है
जिसको गाय को सानी में खिलाते हैं। बहुत से लोग आटे की भूसी ले लेते हैं, गेहूं के आटे को छान के जो भूसी निकलती है वो नहीं, जी जी, जो सानी में लगाई जाती है गैया को, जो मोटी है, जी जी, गेहूं की भूसे को, एक मुट्ठे भूसे को रात्रि में पानी में भिगो दें और उसको सवेरे उबाल के पिएं। इसमें बड़ी मात्रा में मिनरल्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं। आप देखिए भूसे से गाय दूध बना देती है और दूध एक कंप्लीट आहार है, तो इसकी पौष्टिकता बहुत होती है। डायबिटीज मिनिमम दवाओं पर आप पूरा जीवन जी सकते हैं। दवाएं बढ़ेंगी नहीं तो दवाएं बढ़ती हैं, इंसुलिन बढ़ता है, किडनी फेल होता है और अंतोगत्वा हमें जीवन से हाथ धोना पड़ता है। वो स्थिति नहीं आएगी जी। मैं ये नहीं कहता ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ शायद दवा की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे लोगों को एक बहुत ही सरल उपाय कि आप खाने की सब्जी में पुदीना डालें, हरा अजवाइन का पत्ता डालें। ये नंदिनी जी सूटिंग इफेक्ट देता है, ब्लड प्रेशर के मरीज को बहुत ताकत देता है। पुदीने की चटनी, आंवले की चटनी खाएं, आपके ब्लड प्रेशर को बेकाबू होने से रोकने के लिए ये बहुत अच्छा है, सहज है। आप थोड़ा लहसुन, हरा लहसुन ले लीजिए नंदिनी जी, जो हरा लहसुन आता है, जी। 3-4 पत्ते हरे अजवाइन के, 2 आंवले, और इनको अच्छी तरह पीसिए, थोड़ा पुदीना डालिए और काला नमक या नींबू डाल के या सेंधा नमक डाल के चटनी की तरह आधी कटोरी खा लीजिए। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं, और जो 2-2, 3-3 गोलियां खाते हैं उनका कार्डियोलॉजिस्ट उनकी दवा को कम करेगा। उनका हृदय और बीपी दोनों बीपी कंट्रोल में होगा, हृदय सशक्त होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जितना सरल रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, जीवन उतना ही सुंदर होगा और संपूर्ण होगा। आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।